की बात करते हैं तो मैं एक बहुत ही जनरल सी चीज आपको बताना चाहूंगा। सबको पता है ये बात, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत कुछ जीवन का रस या कोई चीज दे रहा हूं। तो मेरा जो है पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम था। पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था और 50 क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग और प्लस डीयू का पीएचडी का जो पेपर है वो मतलब डिफिकल्ट आता है। और मैं बहुत ही ज्यादा कंसर्न था पेपर को लेके और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूं। मैं ऐसी पोजीशन में था उस टाइम पे जहां पे मुझे चीजें आती भी थी, चीजें नहीं भी आती थी, सब कुछ पढ़ा भी हुआ था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो सब कुछ दोबारा से पढ़ना था। तो एक बड़ी ही असमंजस पोजीशन में खड़ा हुआ था मैं। तो इस टाइम पर मेरी जो सुपरवाइजर थी प्रोफेसर अलका बाजपेयी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, नॉर्थ कैंपस डीयू में। तो एक दिन मैम ने मेरे को बुलाया, बात करी और मुझसे कहा कि भाई आ, क्या हुआ। मतलब मैंने मैम को बोला मैम मुझे भी चीजें समझ नहीं आ रही है एग्जैक्टली किस तरह से चीजों को अप्रोच करा जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, वैसे तो उन्होंने मेरे को गुस्से में कहा लेकिन मैं उसको प्यार में देखता हूं, और उन्होंने मुझे कहा कि डिसिप्लिन, किसी भी चीज को पाने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब ये डिसिप्लिन से मतलब क्या है? क्या डिसिप्लिन का मतलब है सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे काम करना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे, ये सारी चीज ना डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? तो मैं जब डिसिप्लिन को देखता हूं तो डिसिप्लिन का मतलब है कि किस तरीके की रूटीन फॉलो करना, जो भी चीज हमारी प्रायोरिटी पे है उस प्रायोरिटी पे हमारे रूटीन को सपोर्ट मिलना। तो मान लीजिए आज के टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मान लीजिए एग्जाम में हमारे पास में 1 महीना बचा है। तो डिसिप्लिन का मतलब होगा कि ऐसी चीजें करना कि ये चीज प्रायोरिटी पे रहे। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। तो आई चोज ग्राउंड जीरो। मुझे यूजुअली जब चीजें नहीं समझ आती तो मैं ग्राउंड जीरो से शुरू करना ज्यादा पसंद करता हूं। ये ग्राउंड जीरो है क्या? मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे को कुछ भी नहीं आता और हर एक चीज जो मेरे सामने आएगी मैं उसको जानने को इच्छुक रहूंगा। तो ग्राउंड जीरो जो है इसका मतलब है कि हम हर चीज को ऐसे नजरिए से देखें जैसे कि वो चीज हमारे लिए नई हो। काफी बार हम कॉन्सेप्ट्स इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमें आता है। काफी बार हम कॉन्सेप्ट्स को इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब एग्जाम आता है तो 70% के करीब पेपर आपका इजी टू मॉडरेट होता है। भाई अगर पावर टेस्ट भी है, डिफिकल्ट टेस्ट भी है, तो भी प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस होंगे ना डिफिकल्ट। ज्यादा से ज्यादा 30%, 40% पेपर होंगे। लेकिन पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 50-60% का मिनिमम पेपर तो हमें आना चाहिए। तो 50-60 का मिनिमम पेपर तो हमारा इजी और मॉडरेट से भी पूरा हो जाता है अगर जनरली देखें। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफिकल्ट पोर्शन को देख के ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई मेरे को ये नहीं समझ में आया, मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हुआ, ये चीज क्यों नहीं आ रही मुझे। जबकि इजी मॉडरेट पार्ट चैप्टर के अंदर ज्यादा होता है, वो ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है और काफी क्वेश्चंस इस लेवल पर हो जाते हैं। तो पहले तो हमें इजी और मॉडरेट लेवल को टच करना सीखना चाहिए। कैसे इजी और मॉडरेट लेवल को टच करना सीखना चाहिए? क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को फ्रेश नजरिए से देखो। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मनोबल मत गिराओ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे चीज को रखना डिसिप्लिन है। यह भी डिसिप्लिन है
कि जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो और क्वेश्चन नहीं हो रहा तो अपना मनोबल ना गिरने दो, अपने को मोटिवेटेड रखो हाईली कि मुझे सीखना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। गलत हुआ नहीं मैटर करता, एग्जाम में सही होना चाहिए वो मैटर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन तो प्रयास करते हैं, लेकिन अपने ही माइंड सेट की वजह से हम अपने डिसिप्लिन को खोते चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट वी हैव, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट वी अंडरस्टूड, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट वी कवर्ड, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट ऑल वी नीड टू कवर, हम लोग किस चीज पे आ जाते हैं कि क्या नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, क्या समझ नहीं आया, क्या रैंकिंग आई टेस्ट में, कितना बेकार हुआ, ये सारी चीजें। तो माइंडसेट जो है ये हमें डिसिप्लिन की तरफ ले जाएगा और वो अपने आप हमारी प्रायोरिटी को ऊपर रखेगा कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। और जब मैंने ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करा, तो क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में रहा है, तो मैंने क्वालिटेटिव के अपने पूरे मास्टर्स के नोट्स फर्स्ट सेमेस्टर से उठा के पढ़ना शुरू करा, क्वांटिटेटिव के नोट्स अपने पढ़ने शुरू करे और फिर सारे के सारी चीजों को एक दिशा देने का प्रयास करा। इसलिए कोई भी समय ज्यादा नहीं होता और कोई भी समय कम नहीं होता अगर हम रियलाइज कर जाएं कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए। पहले इजी और मॉडरेट गोल होना चाहिए। दूसरा, जो पार्ट नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल देखो टाइमलाइन, क्या टाइमलाइन अलाउ कर रही है कि ऐसी चीज जो ना समझ आ रही हो, ऐसी चीज जिसमें खपत ज्यादा हो रही हो, जो हमारे मेंटल लेवल को एक तरह से डिस्टर्ब कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे माइंडसेट को इंपैक्ट कर सकता है, तो क्या लिमिटेड टाइम के अंदर हमें उस चीज को इंपैक्ट करना देना चाहिए। तो इसीलिए मोटिवेटेड रहना एक नेसेसिटी बन जाती है लास्ट के टाइम पे, और मोटिवेटेड रहने के लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंग्स दैट यू फोकस ऑन एंड थिंग्स दैट यू चूज टू इग्नोर, एवरीथिंग हैज टू बी पर्पजफुल, पर्पजफुल, आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से। अब ये है पीएचडी का। अब मैं आपको कुछ समय पीछे ले जाके एक बार अपने मास्टर्स का बताना चाहूंगा आपको। अब मेरा मास्टर्स का एग्जाम था और मैं अपने डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव था। मैं एक्चुअली थिएटर करता था, तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव था, क्लासेस में उतना रिग्रेस नहीं हो पाता था। तो ऐसी वजह से मेरे जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए थे एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो हमारा एग्जाम मेरे खत्म हुए मई में, और मुझे जहां तक ठीक ध्यान आ रहा है जुलाई के आसपास मेरा डीयू का एमए का पेपर था। साइकोलॉजी का, अप्लाइड साइकोलॉजी का, दोनों के पेपर दिए थे। तो मई और जुलाई के बीच में लगभग लगभग 1.25 महीने के करीब का समय था। साइकोलॉजी पे बहुत पकड़ नहीं थी, ज्यादातर टाइम सारा थिएटर में दिया था, मगर फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों ईयर्स में काफी एक्टिवली चीजें करी थी। मतलब कॉन्सेप्ट्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा था, ये तो ठीक बात है, मगर कॉन्सेप्ट्स याद नहीं थे अच्छे से। तो यहां पे मुझे 1.5 महीने के अंदर पूरा, क्योंकि उस टाइम पे इतनी क्लियरली चीजें नहीं होती थी, तो सब यही कहते थे पूरा बैचलर्स का सिलेबस आपको आना चाहिए। तो पूरे के पूरे बैचलर्स का सिलेबस मेरे को रिवाइज करना था, और ऐसा कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर भी कर पाऊं सिलेक्शन के लिए। और डीयू क्योंकि काफी प्रायोरिटी पे रहता है तो स्कोरिंग भी हाई जाती है। तो ऐसे में 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना वॉज वेरी चैलेंजिंग। पहले तो मेरे को हिम्मत जुटाना ही बहुत संघर्षशील पड़ गया। आखिर शुरू करूं तो कहां से करूं, और करूं तो कैसे करूं। इतना सारा सिलेबस, इतना कम समय, मैं 3 साल में नहीं कर पाया, तो मैं उसको 1.5 महीने के अंदर कैसे कवर कर लूंगा। ये सारे क्वेश्चंस बॉम्बार्ड करने लगे।
फिर सिंपल सी चीज, एक दिन हिम्मत करके 11th-12th की किताब उठाई, वहां से शुरू करा और उसके बाद में सारी बेसिक किताबों से पढ़ के काम करना शुरू करा। तो क्या करा मैंने कहा यार छोड़ो, जो नहीं आता नहीं आता, ग्राउंड जीरो पकड़ते हैं। मेरा सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी जो रहता है वो रहता है ग्राउंड जीरो। मान के चलो कि नहीं आता, अब बताओ क्या करना है। तो जब मान लिया कि नहीं आता, तो फिर तो हर जगह की जानकारी अच्छी जानकारी है। तो यानी कि ग्राउंड जीरो के पॉइंट पे मैंने स्टार्ट करा सिस्टम से पढ़ना। सिस्टम्स के बाद वही यूजुअल रूटीन जो हम यहां पे भी काफी बार फॉलो करते हैं क्लासेस के दौरान में। आपका सिस्टम्स हो गया, रिसर्च हो गया, टेस्टिंग हो गया, फिर आपका बायोलॉजिकल जनरल, ये वाली सीक्वेंस उठा के तैयारी करना शुरू कर दिया। अब एग्जाम से अराउंड 1.5 वीक्स पहले, लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले के बीच में मेरे को एकदम से क्राइसिस हिट कर गया। क्राइसिस हिट करने का मतलब कि बस 1.5 महीना बचा है, सिलेबस पेंडिंग है, कैसे होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या गैप ईयर देना पड़ेगा। इतने सारे सवाल आने लगे दिमाग में, रिकॉल नहीं हो पा रहा था। पिछला चैप्टर, जैसे आज ओलंपिका भी शेयर कर रही थी अपने बैच वाले ग्रुप के अंदर, कि आपका पुराना चैप्टर जो है, जो रिवाइज कर चुके होते हैं, वो ध्यान नहीं आता, फिर आगे के चैप्टर की तरफ चले जाते हैं, फिर पीछे का भूल जाते हैं। तो ये समस्या हर उस व्यक्ति के साथ आती है जो एग्जाम की तैयारी करता है। क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू डील विद इट। तो मैं कैसे डील करता था इस चीज को। मैंने जो है वो तैयारी एडिटिव तरीके से शुरू करी, जो मैं यूजुअली क्लास में भी बताता हूं। एडिटिव तरीके का मतलब क्या होता है, पहले कोई एक यूनिट को खत्म कर लो, जैसे यूनिट 1, फिर उसके बाद में अगली यूनिट शुरू करो, यूनिट 2। अब हर रोज जब भी यूनिट 2 पढ़ो, उससे कुछ देर पहले यूनिट 1 रिवाइज करना शुरू करो। आपका गोल यह होना चाहिए कि इस पॉइंट पे आपकी यूनिट 1 रिवाइज होती रहे और आप यूनिट 2 पढ़ते रहें। फिर जब आगे यूनिट आप कोई चूज करते हैं पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे यूनिट 1 क्विकली रिवाइज होनी चाहिए, मतलब बस क्विकली जल्दी जल्दी देखना, और यूनिट 2 प्रॉपर रिवाइज होनी चाहिए। फिर जब आप अगली यूनिट पे आ जाएंगे, यूनिट 4, तो यूनिट 3 आराम आराम से रिवाइज हो, जैसे जैसे यूनिट 4 चल रही है। और यूनिट 1 क्योंकि 1, 2, तीसरी बार रिवाइज हो रही है, तो यूनिट 1 को क्विकली देखना आना चाहिए। जैसे क्विकली देख लिया यूनिट 1, फिर यूनिट 2 को देखना शुरू करो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जब हम रोज ये करेंगे, तो यानी कि हमें कम से कम तैयारी से, अगर हम बैठना शुरू करते हैं 9 बजे पढ़ने के लिए, तो हमें 1 घंटा तो लगभग रिवाइज करने में लगता जाएगा। आगे जाके ये समय बढ़ भी सकता है। तो धीरे धीरे अपने पूरे दिन में जैसे जैसे आप यूनिट तैयार कर रहे हो, इन दिनों में रिवीजन को बांट लो, लेकिन रिवीजन मिस मत करो। आपने अगर यूनिट 1 को 3 दिन में तैयार करा, मान लो यूनिट 2 को 4 दिन में तैयार करा, 7 दिन का इन्वेस्टमेंट है ये आपका। अगर रिवाइज नहीं करोगे, रिकॉल नहीं होगा, तो ये 7 दिन आपके बेकार जाते हैं। इसलिए रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, जब भी हम एग्जाम के दौरान में प्रिपरेशन करते हुए रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो हम सबसे पहले किस चीज पे शक करते हैं? अपनी तैयारी पे, अपने रिकॉल पे, अपने रिवीजन पे। क्यों भाई? हर बार अपने पे ही शक क्यों लाना है? मान लो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, अलग तरीके से बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ो, उसको भी थ्योरी का पार्ट बना लो। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थ्योरी में लिख डालो उसको भी, चाहे एक लाइन में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो, चाहे जैसे भी लिखना हो। और अब इस क्वेश्चन को भी रिवाइज करो। दोबारा ये क्वेश्चन आपको दिखे तो गलत नहीं होना चाहिए, ये गोल हो आपका। तो थ्योरी को प्रैक्टिस करते हुए अगर चैलेंज आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है,
प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रिवाइज कर रहे हो और याद नहीं रह रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत कब है? जब आप रिवाइज करना छोड़ दो। इस वजह से आपको हर रोज रिकॉल नहीं करना, आपको एग्जाम में रिकॉल होना चाहिए। और रिकॉल में हमने एक क्वेश्चन भी करा था कुछ टाइम पहले, रिकॉल पे बहुत ज्यादा असर डालता है एंजाइटी। अगर आप घबरा गए, परेशान हो गए, तो उस मेंटल प्रेशर से आपकी रिकॉल पावर गिरने लगती है। तो आपको हर रोज रिकॉल नहीं करना, आपको हर रोज बस रिवाइज करना है। किस दिन के लिए? जजमेंट डे के लिए, फाइनल डे के लिए, एग्जाम डे के लिए। तो इसलिए अगर रिकॉल हो रहा है हर रोज में, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर रिवाइज करो और रिवाइज करो। लेकिन आपके एग्जाम का जो ये समय है, उसको डिसिप्लिन में सेट कर दो। डिसिप्लिन मतलब टाइम आपके दिमाग को याद होना चाहिए। आपका दिमाग जब रिकॉल करता है तो वो बहुत सारी चीजें ध्यान रखता है। जो टाइम स्लॉट हो आपके एग्जाम का, मान लो आपके एग्जाम का टाइम स्लॉट है 9 से 11, कोशिश करो सबसे रिगरस पढ़ाई आपकी 9 से 11 के बीच में हो। हमारी जो मेमोरी होती है वो हर चीज के साथ जुड़ी हुई होती है, स्मेल, टेस्ट, कॉन्टेक्स्ट, हर चीज के साथ। तो इसलिए ऐसे टाइम पे जब आपके एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उस टाइम पे तो खासकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, उस टाइम पे तो खासकर पढ़ो, उस टाइम पे तो मेंटली रेडी रहो। तो इसीलिए अपने आप को आपको मोटिवेटेड रखना है, और मोटिवेटेड रखने के लिए आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गलत हो गया कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। नहीं याद हो रहा, दोबारा याद कर लेंगे। नहीं सवाल लग रहे, कोई बात नहीं, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन को भी याद कर लो। हर चीज में फाइनल आउटकम पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो आपकी रिकॉल पावर रीएनफोर्स होती है। जी, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं। आप लोग के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग होते हैं या जिनका फिक्स्ड शेड्यूल होता है इस टाइम पे, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ये सारी की सारी चीजें मैनेज करना लास्ट मोमेंट पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे केस में, जब स्टूडेंट्स का कोई टाइम शेड्यूल फिक्स है, मान लो आपका कोई एरिया ब्लॉक्ड है और किसी काम में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन ब्लॉक्ड एरियाज में आप गैप्स आइडेंटिफाई करो। लंच का टाइम, चलने फिरने का टाइम, ट्रैवल करने का टाइम, और उनमें क्लासेस को देखो, डिजिटल नोट्स को देखो। ऐसी चीजें जो आसानी से करी जा सकती है। किताब खोल के नोट्स बनाना, मार्क करना शायद चैलेंजिंग हो, लेकिन किताब खोल के पढ़ना ज्यादा आसान हो सकता है। तो ऐसे में ऐसी चीजें जो आसानी से करी जा सकती हैं, वो तो इन गैप्स के बीच में फिल कर दो। और ऐसी चीजें जिसको रिग्रेस टाइम, एनर्जी चाहिए, उनको इसके बाद शिफ्ट कर दो। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, इस तरीके से समय को देखो, और इस ब्लॉक में टाइम को देखो। आप ये देखो कि आपके पूरे दिन में ऑफिस, कॉलेज, एक्टिविटीज में कितने घंटे चले जाते हैं। अगर मान लो 9 बजे से मान के चलते हैं, 9 से 10 1 घंटा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो 9 से 6 का टाइम है। तो 9 से 6 के टाइम में मान लो आपके लगभग 9 घंटे ही चले गए, एक तरीके से मान लो। तो यहां पे आपके 8 ये गए, और मान लो 1 8 यहां से चला गया। अब आपके पास 7 आवर्स, 8 आवर्स, मान लो 7 आवर्स स्लीप के लिए रख लिया, या चलो 7 भी नहीं, लेट से 8 आवर्स स्लीप के लिए रख लिया, खाने वाने के लिए रख लिया, रेस्ट के लिए रख लिया, तब भी 7 घंटे बचते हैं आपके पास में। चलो इसमें से भी 1 घंटा और ले लिया, तब भी 6 घंटे बचते हैं। चलो एक और घंटा ले लिया, तब भी 5 घंटे बचते हैं।
समय ध्यान से देखोगे तो हमेशा निकलेगा। अपने गोल को ध्यान में रखोगे तो एनर्जी भी बरकरार रहेगी। ऐसे समय पे खान पीन पे खास ध्यान देना चाहिए ताकि आप हमेशा चुस्त रहो, एनर्जी रहो, आपके अंदर एनर्जी रहे। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग मेंटली थकान बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। एक दो बार ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा कुछ विटामिन की कमी है। काफी बार विटामिन की कमी से भी थकान लगने लगती है। तो जरूरी नहीं हर बार साइकोलॉजिकल ही हो थकान, कुछ पार्ट्स फिजिकल भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में राइट डाइट्स लेना, जो न्यूट्रिएंट्स कम है उनकी सप्लाई बढ़ाना, ये सारी की सारी चीजें भी बॉडी को एक्टिव बनाती है। तो इस तरह की चीजों से अपने शेड्यूल में देखो कितना समय है। 7 घंटे है हमारे पास सब करने के बाद भी, 6 घंटे है हमारे पास सब करने के बाद भी, 5 घंटे है हमारे पास सब करने के बाद भी। तो यानी कि मेंटली रिलैक्स्ड होके फिक्स्ड शेड्यूल वाला व्यक्ति भी चाहे तो 4-5 घंटे निकाल सकता है। सवाल है कि क्या हम उस माइंडसेट, उस नजरिए से देख रहे हैं चीज को। ठीक है, श्रुति कह रही है रिसर्च और स्टार्ट्स में काफी चैलेंज आ रहा है, ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे केस में मान लो आपको कोई यूनिट ज्यादा चैलेंजिंग लग रही है, कोई यूनिट ज्यादा परेशान कर रही है, और मान लो टाइम पीरियड जो है आपका वो कम है। हर चीज टाइम से तय होती है, टाइम से ही प्रायोरिटी मिलती है। कोई भी XYZ यूनिट हो जो आपको चैलेंज दे रही है, कोशिश करो पहले एक बार रन थ्रू कर लो। रन थ्रू मतलब कि एक पेज से लास्ट पेज तक पढ़ लो। एक बार पढ़ने के बाद में उसको साइड कर दो और दूसरी यूनिट खोल लो जिस यूनिट को आपको नेक्स्ट पढ़ना है। ये सेम ये वाला टाइम आपके एग्जाम के पैटर्न जैसा होता है। मान लो आपका एग्जाम पेपर है और आपके पास में 100 क्वेश्चंस है। मान लीजिए आपके पास में 1 आवर 30 मिनट्स है, ठीक है, 90 मिनट्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन अगर ज्यादा समय ले रहा है और आपको पता है समय टिक टॉक कर रहा है, तो क्या समझदारी होगा उस क्वेश्चन पे ज्यादा समय लगाना? या तो आपको पता हो कि आप इसको कर सकती हो सही, मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसको मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू कर दो और इसको लास्ट में आके देखना। तो टाइम मैनेज करना आपके हाथ में है। वहां पेपर में 90 मिनट थे 100 क्वेश्चन करने के लिए, यहां आपके पास में 1-1.5 महीना है XYZ यूनिट्स करने के लिए। तो आपको टाइम को प्रायोरिटाइज करना, किन क्वेश्चंस पे टाइम देना चाहिए, किन यूनिट्स पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और किन पे नहीं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप किसी यूनिट को 100% कर लें, क्या गारंटी है कि इस यूनिट के 100% क्वेश्चन आप सही कर देंगी? क्या पता बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएं इससे, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो सिलेबस से बाहर थे, क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो आपको समझ ही नहीं आ रहे। तो इसीलिए एक यूनिट पे इन्वेस्ट ना करने की बजाय कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स पे आपकी कमांड बने। कोई ज्यादा समय ले रही है तो समय को इस तरीके से बांटे कि बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आज ये कॉन्वर्सेशन आप लोगों की क्लास के दौरान में इसलिए ज्यादा चल गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों के चैट्स फॉलो कर रहा था और मुझे लगा कि ये जरूरी है। ठीक है अर्शिया, इसके बारे में हम आपको अलग से डिटेल में बता देंगे। तो प्रीवियस यूनिट्स को रिवाइज करने का सबसे अच्छा, देखो रिवाइज करने का कोई तरीका नहीं होता है, सिंपल चीज कंटेंट दिमाग में सेट होना चाहिए। आपने अगर कोई चीज पढ़ी है तो वो रिकॉल होनी चाहिए। वो कैसे रिकॉल होगी? जब उसको बार बार पढ़ा जाएगा। पर हर बार 10 लाइनों को पढ़ना क्या ठीक होगा? तो 10 लाइनों को एक लाइन में कर लीजिए ताकि 10 लाइन की बजाय एक ही लाइन पढ़नी पड़े। तो शॉर्ट नोट्स मतलब आपके लार्जर नोट्स को शॉर्ट कर देना, क्रिस्प कर देना, टू द पॉइंट कर देना। जो वीक एरिया है अगर उसको थोड़ा रिवाइज करके मजबूत कर सकते हो तो पहले थोड़ा मजबूत करो, फिर उसके बाद में थोड़ा और मजबूत करो। पर बहुत समय अगर लग रहा है कि वीक एरिया केवल एक है, मान लो आपके पास 10-12 यूनिट्स हैं और वीक एरिया केवल एक यूनिट है, इस यूनिट को इस समय पे जब टाइम कम हो मैक्सिमम यूनिट देना
समझदारी नहीं होगी, मैक्सिमम टाइम देना समझदारी नहीं होगी। अगर सफिशिएंट टाइम है तो खुल के खेलो, सारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाओ। लेकिन जब टाइम है, टाइम कम है, तो मैनेज करना सीखो। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे करोगे? एक महीने में 10-12 यूनिट कैसे कवर करोगे? तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर, टाइम को याद रखो। आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, 4 महीना है, 5 महीना है, उस हिसाब से खुद को सेटल करो, खुद के माइंड को प्रिपेयर करो। ठीक है। सबसे अच्छी चीज क्या है, आप लोग पढ़ने के लिए ऑलरेडी जो मैं स्टडी मटेरियल आपको देता हूं, जो पीपीटीज, मेरी जो पीपीटीज है, यानी कि वो यूनिट्स जो मैंने कवर कराई है, आप उन पे पीपीटीज पे भरोसा कर सकते हैं। उन पीपीटीज में कंटेंट है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस रिवाइज कर रही हैं, आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं वीकली, तो आप लोगों को धीरे धीरे पूरे माहौल पे ट्रस्ट बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप पीपीटीज को प्राइमरी सोर्स मान के, पीपीटीज को सोल सोर्स मान के तैयारी कर सकते हैं, मेरे दिए हुई पीपीटीज से, मेरी दी हुई कंटेंट से। तो जो जो यूनिट्स मैंने कवर कराई है, जिनकी मैं पीपीटीज दे रहा हूं आपको, आप उनकी पीपीटीज को यूज कर सकती हैं। ऑलरेडी वो बेस्ट रिसोर्सेज से रेफर्ड हैं, आप लोगों को 10 जगह ना सर मारना पड़े, इसीलिए हम वो कंटेंट आपको बेस्ट जगहों से रेफर करके प्रोवाइड करते हैं। प्लस क्वेश्चंस के साथ, हर कंटेंट के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं आपके पास में, तो आपको कॉन्स्टेंटली पता रहे कि भाई क्वेश्चंस थ्योरी से ही कनेक्टेड है। तो ये सारी की सारी चीजों के लिए आप पीपीटीज को रेफर कर सकती हैं, कोई चैलेंज नहीं है। हर चीज को अच्छी नजर से देखो, पॉजिटिव नजर से देखो। एग्जाम में आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। लास्ट के जो कुछ टाइम होते हैं एग्जाम से पहले के, हैवी खाना खाने की बजाय लाइट खाना खाया करो। किसी भी तरीके से स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज ज्यादा नहीं होने चाहिए। हर एक चीज आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इंपैक्ट कर सकती है, तो इसीलिए ऐसी चीजें आपके सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल सभी एस्पेक्ट में एक होलसम क्रिएट करने का प्रयास करो। सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ अपने पे ध्यान देना, अपनी सेहत पे ध्यान देना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी चीज है। हर चीज में केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट और खुद की ग्रोथ फोकस्ड चीजें ही करें। ठीक है।